नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। हम आपसे जो है वर्णमाला के बारे में चर्चा कर रहे थे और संस्कृत भाषा की वर्णमाला के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने आपको संस्कृत भाषा की वर्णमाला के बारे में बताया था कि दो प्रकार के जो है वो होते हैं। उसके अंदर वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर वर्ण बताया था आपको। स्वर वर्ण के बताए थे 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। ह्रस्व कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनके बारे में हमने बताया था। दीर्घ कौन से स्वर होते हैं उनके बारे में बताया था। उसके बाद व्यंजन वर्णों के बारे में हमने बताया था। ठीक है, व्यंजन वर्णों में हमने आपको बता दिया था कि जो आपके मुख्य रूप से व्यंजन वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक स्पर्शी व्यंजन होते हैं जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, जो स्पर्श कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, चाहे कंठ में, चाहे तालु में, चाहे मूर्धा में, चाहे दंत में, चाहे ओष्ठ में, कहीं ना कहीं, तो वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और फिर ये बताया था कि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और उष्ट व्यंजन होते हैं। तो यावर अला आपके जो है अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और जो शाखा शाह जो होते हैं वो आपके क्या है, वो आपके उष्ट व्यंजन होते हैं। उष्ट व्यंजन इसलिए कहे जाते हैं कि उस में ज़्यादा निकलती है, श, ख, ठीक है, और ह, ठीक है। तो बस वही चीज़ है जहाँ पर देखो, सीधी सी बात आप ये समझो कि आप किसी भी चीज़ को, हमने बताया ना कि आप अगर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो आपके लिए सरल हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए कठिन हो जाएगा। सीधी सी बात, आप इस चीज़ को समझिए। और डर जैसा तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई माउंट क्लाइंबिंग करनी हो, आप लोगों को चढ़ना हो, कहीं किसी पहाड़ पे चढ़ना हो या किसी बिल्डिंग पे चढ़ना हो, वहाँ से गिर जाएंगे, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा के टूट जाएंगे, गिर जाएंगे आप, तो चोट लग जाएगी आपको। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। रास्ता आपको वो चूज करना है, ठीक है, जहाँ पे सब कुछ सामने है आपके, बस आपको जाना है, वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना है, आपको अपनी रुचि दिखानी है। रुचि नहीं दिखाएंगे तो संस्कृत क्या, संस्कृत जैसे हजारों सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, हजारों विषय पढ़े हुए हैं, आप किसी में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिसमें अच्छा कर पा रहे हैं उसका मेन रीजन यही है कि आप रुचि दिखा रहे हैं उनमें। ठीक, तो हमने आपको बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि जो का से लेकर मा तक यानी 5 वर्ग होते हैं आपके, का खा गा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं और सभी 5 वर्गों में, हर वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, और हमने उनके बारे में बताया था आपको कि का को जो है कंठ से बोला जाता है, चा वर्ग को आपके जो है तालव्य से बोला जाता है, चा, ठीक है, तालव्य से बोला जाता है। टा वर्ग को आपके मूर्धा से बोला जाता है और पा वर्ग को आपके जो है दंते से बोला जाता है। तो सबके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक, सॉरी, ता वर्ग आपका दंते से बोला जाता है और पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो इन सब की चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। और आप एक चीज़ जान लीजिए, हमने आपको बताया कि कठिन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए इन सब चीज़ों को। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तो कठिन लगेगा ही लगेगा भाई साहब। ठीक है, कोई भी हो आप जिसके बारे में जान लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इस समय सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नोट करा रहे हैं, आपको पॉइंट पॉइंट चीज़ें बता रहे हैं, और वो ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो 100% बता रहा हूँ आपको पेपर में आने वाली है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आज 31 हो गई है, इसके बाद में 1 तारीख आ जाएगी कल, 1-2, ठीक है, 2 दिन आपके पास है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 2 भी हम मान के नहीं चलते क्योंकि धनतेरस है उस दिन। उत्तर भारत का और खासकर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली आ रहा है, और इधर मान के चलिए 6 से 7 दिन आप, फिर धनतेरस होगा, नरक चतुर्दशी होगी, फिर दीपावली होगी, फिर जमघट होगा, फिर आपका जो है गोवर्धन पूजा, भैया दूज। ठीक है, ये सब लेके 6 से 7 दिन आपके जाने वाले हैं। 1 आध दिन तो आपकी खुमारी में चले जाएंगे कि हाँ दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है। और दूर दराज से लोग जो है आके कहीं इधर उधर रहते हैं, भाई कोई लखनऊ रह रहा, कोई कहाँ रह रहा, जहाँ पे जिसको सुविधा मिल रही है पढ़ने को वहाँ रहते हैं, तो अपने घर जाएंगे। तो 1 आध दिन का सफ़र आने जाने में, फिर भगवान न करे ऐसी कोई दिक्कत हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, सर्दी खांसी जुकाम, मौसम बदल रहा है इसलिए हम कह रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखिएगा। और 6 से 7 दिन आपके निकल जाएंगे, आपके पास बचेगा 20 दिन। अगले महीने के सिर्फ 20 दिन बचे हुए। ठीक है, 20 से 22 दिन के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है, इनको आप अगर जो पढ़ जाएंगे एज ए गाइड समझ लीजिए। ठीक है, गाइड मतलब आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं। गाइड का मतलब वो किताब वाली गाइड नहीं। ठीक है, मैं एक मार्गदर्शक के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ, और दर्शक के रूप में बात करते हुए मुझे सिर्फ यही लग रहा है और जो मैंने अनुभव किया है। ठीक है, आप लोगों के बीच में जाके बहुत सारे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं जो मिलते हैं हमसे, उनसे सबसे अनुभव किया है। तो बस यही चीज़ है कि ये समय आपके लिए सिर्फ कोर एरियाज कवर करने का, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक, तो चलिए हम आपको बता क्या रहे थे, हमने आपको बताया था कि का से लेके आपके जो है पा तक 5 वर्ग होते हैं, यानी का से लेके मा तक। ठीक है,
और उन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, उनके उच्चारण स्थान आपको बताएं। फिर अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, उनके उच्चारण उनके बारे में आपको बताया, कौन से प्रत्याहार से लिए जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, वो कौन से प्रत्याहार से आते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है, शल और हल बहुत पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। सल और यण बहुत पूछे गए हैं आपसे, ठीक। अच बहुत पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम प्रत्याहारों की चर्चा कर देंगे। प्रत्याहार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 42 प्रत्याहार होते हैं टोटल। हाँ ये भी पूछा गया है प्रत्याहार कितने होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 43 भी मिल जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपके ऑप्शन में क्या आ रहे हैं। वैसे सर्वविदित जो है 42 ही प्रत्याहार होते हैं, क्या अलग अलग जो है वैयाकरणों ने अलग अलग संख्या दी है। हालांकि 42-43 पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कन्फ्यूजन भी नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं कहेंगे इसको, कन्फ्यूजन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अलग अलग व्याकरण है, सबके अपने अपने मत हैं, सब लोग विद्वान हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं, ठीक है। और जो आपके माहेश्वर सूत्र होते हैं वो तो 14 ही हैं, उनको तो कोई है ही नहीं। महर्षि पाणिनि जो है उनके क्या नाम है, भगवान शिव के डमरू से निकले हुए वही वो एक श्लोक है उनका कि नटराज राजो नाद ढक्काम, ऐसे करके है, हम बताएंगे आपको। तो बस वही 14 सूत्र जो हैं माहेश्वर सूत्र हैं, उन्हीं से प्रत्याहार बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमने आपको अयोगवाह तक बता दिया, सॉरी अयोगवाह नहीं, ऊष्म व्यंजन तक, मिश्रित व्यंजन तक बता दिया था। मिश्रित कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो हमने आपको बता दिया था। उसके बाद आज हम अयोगवाह की चर्चा करें। हिंदी में आपने 2 अयोगवाह पढ़ेंगे, अंक और आहा, ठीक है। यहाँ पर 4 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। तो उन्हीं अयोगवाहों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जुहा मूली, उपधिमानी, ठीक है, ठीक है, उपधिमानी, ठीक। अब ये जीवा मूली और उपधिमानी 2 होते हैं ये हम आपको बताएंगे कौन कौन से होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, अंक और आहा, ठीक है। इत्यच्च परावनुस्वार विसर्गो, ठीक है, ये कहा, ये सूत्र है। अंक और आहा अच के आने के पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। अब अच क्या होता है, अच का मतलब होता है स्वर। देखो इनको अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आ के योग में होते हैं, समझना हमारी बात को। क्यों, क्योंकि ये आ के योग में होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। आ के योग में है अंक, आ है इसमें अह, है ना, तो अंक और आहा, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिक अनुस्वार से, यानी नाक होता है, नाक से बोला जाता है। अंक बोलते हैं आप, ठीक है। किसी भी संग बोलते हैं आप, किसी में बगल लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं, संग बोलते हैं। जैसे रामम बोलते हैं, श्यामम बोलते हैं, बालकम बोलते हैं, मोहनम बोलते हैं, ठीक है। ये मकार, आकार के साथ मकार लगा हुआ है। अब ये मत पूछ लेना कि आकार और मकार क्या होते हैं। कार एक जो है प्रत्यय होता है, ठीक है, और उसके पहले जो लगा हुआ है वो उसका वर्ण है। और संस्कृत वर्णमाला को किसी भी मतलब कार के साथ ही बोला जाता है। जैसे का हो गया तो ककार हो गया, खा हो गया तो खकार हो गया, ठीक है, गा हो गया तो गकार हो गया, बस वैसे ही है। विसर्ग का उच्चारण स्थान अको विसर्जनीय नाम कंठा। अको विसर्जनीय नाम कंठा का मतलब कंठ से बोला जाता है। जैसे आहा बोल के देखिएगा, अह अह अह, है ना, तो वो कंठ से बोला जाता है। देखो किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान यदि आपको पता लगाना है तो उस वर्ण को आप खुद उच्चारित करिए सॉरी, जब तक उच्चारित नहीं करेंगे तब तक सॉरी ओके, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप उच्चारित नहीं करेंगे तो उन सब चीजों को पता नहीं लगा पाएंगे कि उनका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। जैसे अभी अंक, अंक बोला आपने तो नाक से आवाज आई आपकी, ठीक है, मुंह का भी साथ है लेकिन मुख्य उच्चारण स्थान क्या है, नाक है। आहा बोला आपने, आहा में गले से आपकी आवाज आई, ठीक है। तो विसर्ग, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक है और विसर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ है, ठीक है। जैसे राम, ग्राम, बालक, मोहन, श्याम, ठीक है, ये। अब जैसे यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्रामम कर दो, ग्रामम कर दोगे तो वो अनुस्वार में चला जाएगा, ठीक है। जीवा मूली क्या होते हैं, देखो हमने 2-3 चीजें बना रखी हैं यहाँ पर मुख्य मुख्य चीजें आपकी हम मार्क किए दे रहे हैं। जैसे कि अयोगवाह के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, जीवा मूली होता है, औपधिमानी होता है, ठीक है। अनुस्वार तथा विसर्ग, अंक और आहा इत्यच्च परानुस्वार विसर्गौ, ठीक है। अंक और आहा के, अंक और आहा अच के बाद, अच माने यहां लिख देते हैं, अच माने होता है स्वर, के बाद आने वाले क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग हैं कहलाते हैं, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नाक है आपका, ये इसका सूत्र है, नासिका अनुसारस्य, ठीक है, ये उदाहरण दे रखे हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है,
अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ये देखो विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है, विसर्जनीय नाम कंठा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया, ठीक है। अब आगे अकुह लिखा हुआ है, ये एक सूत्र एक्चुअली चलता है, समय मिलेगा तो चर्चा कर देंगे आपसे, वैसे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। तो अ, क और ह ये कहाँ से? कंठ से बोले जाते हैं। और विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग वाले जो होते हैं, ये सूत्र चलते हैं ऐसे। इत्युच्चा नाम सालू, इत्युच्चा नाम जो है क्या हो गया? तालु हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है, तमाम सारी छोटे छोटे हैं सूत्र, ठीक है। जिह्वा मूली, अब देखिए जिह्वा मूली होते क्या है बेसिकली, देखो हमने पढ़ा है क्या? कह, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, हम बिगाड़ के से इसको लिखे दे रहे हैं, कह पढ़ा होगा, ठीक है। इसके आगे विसर्ग लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये कौन सी आकृति लिखी हुई है? अगर जो कायदे से देखा जाए तो अगर जो हम दो बिंदियां ये बना रहे हैं, ठीक है, और इनको ऐसे कर दें, ये, ठीक है, लेकिन एक चीज है, चूंकि जीवा मूली है, अयोग वा है, तो आ के योग में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसको ऐसे लिखा जाता है, यानी जो आपने दो बिंदियां बनाई थी, ठीक है, विसर्ग की, उनको आधा लिखा जाता है। ये यहाँ पे दो बिंदियां बनी हुई हैं, ये विसर्ग की हैं, क और खा। सबसे बड़ी चीज है कि यही यूज किए जाते हैं, इन्हीं का प्रयोग लाया जाता है, सिर्फ इन्हीं को जो है दो ही वर्ण होते हैं, ये कौन कौन से? क और खा, ठीक है। हालांकि कायदे से तो खा ही होता है, का को नहीं लिया जाता है, लेकिन कई लोग जो है का को भी ले लेते हैं। और इति का खाभ्या नाम प्रगार्ध विसर्ग दृश्यदर्शो, मतलब उसका कहने का है कि का और खा के पहले आधे विसर्ग के समान जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमने आपको बताया ये खा लिखा हुआ है, आधा विसर्ग ये है, ठीक है, यानी ये ऐसे गोले बनते हैं विसर्ग के, बिंदियां, और इनको हटा दो, हो गया आधा विसर्ग, है ना। तो बस वही चीज है, जो आधे विसर्ग के समान लिखा हुआ है, यह जीवा मूली है। संस्कृत के बहुत सारे ऐसे वैयाकरणों ने कहा है कि का को सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो साथ साथ चल रहा है। हमारे यहाँ जोड़े में चलने की बड़ी जो है परंपरा है, ठीक है, तो इसीलिए खा के साथ का को लिया गया। कई लोग मान लेते हैं कि नहीं, खा का और खा दोनों जीवा मूली हैं, ठीक है। आपसे अगर जो पूछा जाए तो डिपेंड ये करता है कि आपके ऑप्शन में क्या आ रहा। अगर तो सिर्फ खा आ रहा है तो खा को लिख दीजिएगा, का और खा दोनों आ रहे हैं तो दोनों को लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर ये पूछा जाए कि एक होते हैं कि दो होते हैं, ठीक, अगर जो दो हो तो दो लिख दीजिएगा, एक हो तो एक लिख दीजिएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। अगर जो दोनों एक साथ देगा तो वो फिर आपका फॉल्स में चला जाएगा, एफ में चला जाएगा वो क्वेश्चन आपका, ठीक है। ऐसे ही सेम उपधिमान होता है, उपधिमान में सिर्फ दो होते हैं, ये भी पा और फा। इति पाफाभ्या नाम प्रगार्ध विसर्जनीय सदृश उपधिमानीय, ठीक है। प्रगार्ध विसर्ग सदृश, विसर्ग सदृश मतलब विसर्ग के जैसा दिखने वाला, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा उपधिमान, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प और फा के पहले आधे विसर्ग के समान जो लिखा हुआ है वही क्या है? उपधिमान है। देखिए हम मार्क करते चल रहे हैं आपके लिए, आधे विसर्ग के समान, ठीक है। उपधिमानीय नाम ओष्ठा, ठीक है। उपधिमान किससे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान हमने नहीं लिखा है, इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, कंठ के आगे का नीचे का भाग लिख देते हैं आपको, जिह्वा मूल उच्चारण स्थान, ठीक। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। यानी जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? जिह्वा मूल का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल हो गया आपका। और उपधिमान का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? उपधिमान का उच्चारण स्थान ओठ है, ओठ। लाल मार्कर खत्म हो गया है, ब्लू से काम चलाइए, ठीक है, और ग्रीन भी है, ग्रीन से काम चलाते हैं, ठीक है। तो उपधिमानीय नाम ओष्ठा हो गया। अब देखो कार और इफ प्रत्यय लगते हैं। अभी हमने आपको यहां पे बताया था कि अकार के बाद मकार हो जाता है, ठीक है। और बस वही, ये क्या है? कार और इफ, ये दो प्रत्यय हैं। जैसे हम हल लगाते हैं किसी के नीचे तो उसको रेफ कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा ये,
ठीक है, तो ये जो नीचे ये वाला चिन्ह लगा है इसको क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। ठीक, तो बस इसी चीज को ध्यान दे लीजिएगा। कार और ये प्रत्यय है। वर्णकार का मतलब होता है वर्णमाला, यानी संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार लगाकर बोलना चाहिए। यथा अ को अकार, क को ककार, ख को खकार। ठीक है, इसी तरह रा के साथ रेफ लगा के अगर जो बोला जाए तो उसे रेफ कहते हैं। ठीक है, और रेफ क्या होता है आपका, ये वाला जो हमने बताया है, जैसे का लिखा हुआ है ये क्या लगा है नीचे, ये रेफ लगा हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। और नीचे हमने ये बता रखा है आपको कि ये वर्ण कैसे होते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, वर्णों का एक छोटा सा चार्ट बना रखा है और इस चार्ट की मदद से आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर अ ई उ री होता है। ठीक है, और दीर्घ जो होते हैं आ ई उ री ए ओ ऐ औ। ठीक है, और प्लुत आपके अ के सामने ये 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब ये होता है कि जहां पर ज्यादा का समय लग रहा हो। ठीक, पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये क्या है, एक मात्रिक है। ठीक है, और ये आपके क्या है, द्विमात्रिक है, और ये आपके त्रि या अधिक। ठीक, और आपके जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये अर्धमात्रिक होते हैं। क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं। तो आप इस समझ लीजिए, स्वर के बारे में बताया 3 तरीके के होते हैं। व्यंजन आपके क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं, मिश्रित होते हैं। मिश्रित को काउंट नहीं किया जाता है, बस इन्हीं 3 को काउंट किया जाता है, क्योंकि मिश्रित आपके माहेश्वर सूत्रों में नहीं है। और सबसे प्राचीन, सबसे पुराने हमारे महर्षि पाणिनि जी जो है, उन्होंने ही कहा है कि मिश्रित कुछ नहीं होता, ये जो है व्यंजन नहीं होते। लेकिन इसको जो है हम लोगों ने, और नए नए व्याकरण जो आए उसके बाद में, पाणिनि के नए नए का मतलब आज वाले नहीं, जो महर्षि पाणिनि के बाद में आए उन लोगों ने इनको ले लिया। ठीक है, तो बस आप महर्षि पाणिनि को लेकर चलिएगा। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, 25 होते हैं टोटल, का से लेके म तक। ठीक है, का वर्ग से स्टार्ट करते हैं और पा वर्ग तक जाते हैं, यानी 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग मतलब एक वर्ग में 5 वर्ण और 5 वर्ग हैं, तो 25 हो जाएंगे। अंतस्थ आपके यण उसमें प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यावा रला 4 वर्ण होते हैं। ऊष्म आपके शल प्रत्याहार में आते हैं, शाखा शाह 4 वर्ण होते हैं। मिश्रित आपके छत्र ज्ञा होते हैं। हिंदी में स्रा भी लिया जाता है, ठीक है, लेकिन संस्कृत में सा नहीं लिया जाता है। यहां तक बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में अगली क्लास जो है वो हमारी माहेश्वर सूत्रों की होगी। जैसा कि हम बता रहे हैं कि सिर्फ हम कोर एरियाज कवर करेंगे और संधियों को भी थोड़ा सा हल्का सा टच देने का प्रयास करेंगे। देखो, मुख्य रूप से बहुत सारी चीजें ये है कि जैसे गिनतियां, अभी हमारे पास जो है कई बच्चों ने ये बात कही कि सर जो अंक होते हैं संस्कृत के जो गिनतियां होती हैं, गिनती जिनको कहते हैं 1 2 3 4, ठीक है, इसमें आप बता दीजिएगा हमको कौन सी कैसे होती है। 1 2 3 4 से लेकर 10 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको 21 से लेकर 100 तक के बीच में होने वाली है, ठीक है, और या होती भी होगी, तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। रूप याद करने के तरीके आपको हम बता देंगे, रूप कैसे याद किया जाएगा। बहुत आसान होता है रूप याद करना, बहुत कठिन चीज नहीं होती है, ठीक है। आपके छंदों के बारे में आप लोगों को हम बता देंगे, समास के बारे में आप लोगों को बता देंगे, हम अलंकार के बारे में हम आपको बता देंगे, संधियां हमने बोली ही हैं आप लोगों को बता देंगे। तो मैक्सिमम 10 से 12 क्लास के अंदर इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे और सब कोर एरियाज होंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एक जो है आपकी जो है रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं महत्वपूर्ण जो होते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो हम बता देंगे कि कात्यायन ने क्या लिखी, वररुचि ने क्या लिखी, प्राचीन व्याकरण कौन सा होता है, ठीक। ये सारी चीजें हैं, इन पे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो अगली क्लास तक के लिए आप जो है हमारे और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप लिखने से जीतेंगे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और यकीन मानिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लगभग हर क्लास में आपको बताता हूँ, 1 रुपया भाई साहब आपकी जेब से नहीं जाने वाला है इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं, आप इधर उधर के वीडियो देखते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि फालतू वीडियो देखते हैं, हो सकता है आप अपने काम की चीज देख रहे हो, ये भी काम की चीज है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संपर्क रखते हैं, जानते हैं उसके बारे में, उसको आप करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, तो आप जो है आपके लिए ये उपयोगी है। आप जो दूसरी चीजें देखते हैं उससे मात्र 1 मिनट का समय निकालकर आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि
आपका मैंने बताया कि आपकी जेब से 1 रुपया नहीं जाने वाला। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें बेहतर मिल जाएं और 100% बेहतर मिल जाएंगी। 100% जब चीज़ें आपको बेहतर मिल जाएंगी तब आप हमसे मिलिएगा आके, हम आपसे मिलने के लिए आपसे मीटअप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप आपके अपने इस चैनल को प्यार, स्नेह, दुलार दिखाते रहिए और अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।